वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि न्यूटन के सर पर सेब गिरा और उन्हें ग्रेविटी का खेल समझ में आ गया। लेकिन ये समझ अचानक तो पैदा हुई नहीं थी। इस समझ का एक फूल एक सवाल के बीच से उपजा था। सवाल ये कि पत्थर उछालो तो धरती पे आके गिरता क्यों है, और सवाल ये कि धरती आखिर सूरज का चक्कर क्यों लगाती है। न्यूटन ने उत्तर दिया, ग्रेविटी, एक ऐसा फोर्स जो दो चीजों को एक दूसरे की ओर खींचता है। न्यूटन द्वारा खोजे गए ग्रेविटी और मोशन के 3 नियमों ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। अब सवाल ये कि क्या गति के नियम इसीलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें न्यूटन ने दिया था? कोई और अगर गति के नियम देता तो क्या वो काम नहीं करते? जाहिर तौर पर करते ही, क्योंकि यही विज्ञान की खूबी है। विज्ञान में अथॉरिटी वैज्ञानिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीका है, जिसका जोर जांचने, परखने और सवाल करने पर होता है। ऐसा नहीं कि हर वैज्ञानिक सिद्धांत सही ही हो, समय समय पर चीज़ें गलत भी साबित होती हैं, लेकिन सामान्य मानव व्यवहार के विपरीत यहाँ जोर अपनी बात को सही साबित करने के बजाय सही बात को खोजने पर होता है। इसीलिए आप कितने ही बड़े वैज्ञानिक हों, मूल्य इस बात का है कि सही तथ्य क्या है, ये नहीं कि आप किसे सही मानते हैं। लेकिन ये बातें विज्ञान पर लागू होती हैं, वैज्ञानिकों पर नहीं। आम आदमी की तरह अभिमान, ईर्ष्या, राजनीतिक कुटिलता जैसे सारे दोष वैज्ञानिकों पर भी लागू होते हैं, वो भी इंसान हैं। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ऐसे ही एक वैज्ञानिक का है जिसने अपने अभिमान और ईर्ष्या के चलते एक दूसरे वैज्ञानिक को आगे नहीं बढ़ने दिया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 19 अक्टूबर है और आज की तारीख का संबंध है विज्ञान जगत के एक सितारे से। आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर 1910 को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। लाहौर में जन्मे चंद्रशेखर ने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इससे आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ब्रिटेन जाने की ठानी। भारत से ब्रिटेन की समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने भौतिकी का एक सिद्धांत दिया जिसे हम आज चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। पहले समझते हैं कि ये लिमिट होती क्या है, सादी भाषा में, एक बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाएंगे। जैसे कि सबको मालूम है कि हमारा सूरज भी एक तारा है जिसकी ऊर्जा से धरती पर जीवन संभव हो पाता है। ये ऊर्जा तब पैदा होती है जब सूरज के अंदर 2 हाइड्रोजन अणुओं में फ्यूजन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनती है, ऐसे ही कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन जैसे एलिमेंट्स भी बनते हैं। लेकिन रसोई गैस की तरह सूरज का ईंधन भी लिमिटेड है। ऐसा होने में लाखों और करोड़ों साल बाकी हैं, लेकिन कभी ना कभी तो सूरज का ईंधन भी खत्म हो जाएगा। तब सूरज का क्या होगा? तब ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी और तब सूरज सिकुड़ना शुरू कर देगा। ग्रेविटी अब भी असर दिखा रही है, लेकिन फ्यूजन से पैदा होने वाली ऊर्जा के चलते एक आउटवर्ड प्रेशर भी बना हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, जो सूरज को सिकुड़ने नहीं देता। ईंधन खत्म हो जाएगा तो आउटवर्ड प्रेशर के अभाव में सूरज या ऐसा ही कोई अन्य तारा सिकुड़ता चला जाएगा। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ऐसा होते होते तारे का घनत्व इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके सारे एटम आपस में गुथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। राल्फ फाउलर नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सब्जेक्ट पर अपनी थ्योरी में कहा कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में तो रह नहीं सकते, इसीलिए तारे के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में जाते रहेंगे। ऐसे में तारे के भीतर जो बाहरी प्रेशर बनेगा उससे कहा गया इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। जब ग्रेविटी और इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर के बीच एक संतुलन बन जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो तारा अंत में एक बौना तारा बन जाएगा जिसे नाम दिया गया व्हाइट ड्वार्फ स्टार। एकदम हिंदी में अनुवाद करने के लिए सफ़ेद बौना तारा, वैसे आप इसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार से ही समझिए, उसी से गूगल करने पे ज़्यादा चीज़ें निकलेंगी। 20 साल की उम्र में ही चंद्रशेखर को इस बात में एक झोल दिखाई दिया। तब तक आइंस्टीन रिलेटिविटी की खोज कर चुके थे। चंद्रशेखर ने ध्यान दिया कि तारे के अंदर इलेक्ट्रॉन लगभग प्रकाश की गति से चल रहे होंगे। ऐसे में आइंस्टीन के रिलेटिविटी के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किए बिना पूरी पिक्चर साफ नहीं होगी। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में रिलेटिविटी को जोड़ा और तब उन्होंने एक विशेष बात का पता चलाया, या कहें कि समझा। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है कि इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर के कारण कोई तारा सफ़ेद बौना तारा बन जाएगा, लेकिन ऐसा होने में एक पेंच है। वो ये कि अगर किसी तारे का मास यानी द्रव्यमान एक लिमिट से ऊपर हो तो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर काम नहीं करेगा और एक धमाके के साथ अंततः तारा एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। यानी सिकुड़ते सिकुड़ते तारे का घनत्व इतना हो जाएगा कि मानो 10 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 10-20 सूरज समा गए हों। उदाहरण के लिए बता दें कि ऐसे 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का भार 4 करोड़ टन के बराबर होगा। अंदाजा लगाइए।
किसी तारे के द्रव्यमान का वो भार जिसके ऊपर वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, उससे ही चंद्रशेखर लिमिट के नाम से हम जानते हैं। और ये लिमिट हमारे सूरज के द्रव्यमान के 1.4 गुना के बराबर है। पढ़ाई के लिए जब चंद्रशेखर ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्होंने राल्फ फाउलर को ये रिसर्च दिखाई, लेकिन फाउलर ने इसे आगे पब्लिश होने के लिए भेजने से मना कर दिया। चंद्रशेखर ने और वैज्ञानिकों से संपर्क किया तो वहां से भी यही जवाब मिला। ऐसे में चंद्रशेखर की मुलाकात हुई ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन से। आर्थर एडिंगटन की कहानी जानने के लिए वापस न्यूट्रॉन पर जाना पड़ेगा। लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी की खोज के बाद जब न्यूटन से पूछा गया कि वो भौतिकी के क्षेत्र में इतना आगे कैसे बढ़ पाए, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं और आगे देख पाया तो सिर्फ इसलिए कि मैं दिग्गजों के कंधे पर खड़ा हुआ था। कहना चाह रहे थे कि उनके काम के ऊपर मेरे काम की नींव पड़ी है, वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। न्यूटन के 200 साल बाद एक और वैज्ञानिक उनके कंधे पर सवार हुआ। 1915 में आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी की खोज की। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, पत्थर धरती की तरफ इसीलिए खिंचता है क्योंकि धरती के मास यानी द्रव्यमान के कारण स्पेस टाइम में एक कर्व पैदा होता है और पत्थर के पास इस कर्व को ट्रेस करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। 1915 में आइंस्टीन ने जब ये बात कही तो उसे यूं ही मान नहीं लिया गया। आइंस्टीन की थ्योरी को प्रूव करने की जरूरत भी थी। आइंस्टीन ने कहा कि किसी तारे के बगल से गुजरती हुई रोशनी में इस कर्व को देखा जा सकता है। जनरल रिलेटिविटी को प्रूव करने में योगदान दिया आर्थर एडिंगटन ने। 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान एडिंगटन ने प्रकाश की दिशा में कर्व को प्रूव किया और आइंस्टीन रातों रात हीरो बन गए। बहरहाल इन्हीं आर्थर एडिंगटन ने कैम्ब्रिज के दिनों में चंद्रशेखर को उनकी रिसर्च के लिए मोटिवेट किया। साथ ही 1935 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सामने अपनी रिसर्च पेश करने के लिए आमंत्रित भी किया। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सामने पेश करने के लिए चंद्रशेखर ने अपना पेपर तैयार किया। मीटिंग से एक दिन पहले उन्हें पता चला कि एडिंगटन भी उसी टॉपिक पर अपना लेक्चर पेश करेंगे। चंद्रशेखर को लगा कि एडिंगटन उनका समर्थन ही करेंगे जैसा वो पहले करते आए थे, इसलिए उन्होंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 11 जनवरी 1935 को मीटिंग के दौरान एस्ट्रोफिजिक्स फील्ड के सभी दिग्गज मौजूद थे। चंद्रशेखर ने मीटिंग में अपनी रिसर्च पेश की और अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार एक निश्चित द्रव्यमान के ऊपर कोई तारा स्टेबल नहीं रह सकता। इसके बाद बारी थी एडिंगटन की। एडिंगटन ने अपने लेक्चर के दौरान जो कहा उसको सुनकर चंद्रशेखर हैरत में पड़ गए। एडिंगटन ने कहा कि चंद्रशेखर की थ्योरी सिर्फ गणित की कुछ इक्वेशंस तक सीमित है और उसका असलियत से कोई संबंध नहीं। एडिंगटन का दावा था कि लाखों टन का तारा शून्य में खो जाए, ऐसा संभव नहीं है। वैज्ञानिक कम्युनिटी में एडिंगटन के कद के कारण किसी ने उनका विरोध भी नहीं किया, हिम्मत ही नहीं थी किसी की। और उनके कद का डर इतना था कि चंद्रशेखर को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला, जबकि नियम के अनुसार ये उनका हक था। आने वाले कई सालों तक एडिंगटन चंद्रशेखर का इसी तरह विरोध करते रहे। सालों की जिरह के बाद जब उन्हें कोई तर्क नहीं मिला तो अंत में उन्होंने यही कह दिया कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिससे चंद्रशेखर की बात साबित हो सके। उस समय के प्रख्यात एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेरार्ड क्वीप ने चंद्रशेखर की थ्योरी के समर्थन में सबूत भी रखे, लेकिन एडिंगटन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बाद के सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे लगता है कि शायद एडिंगटन के मन में कुछ गिल्ट भी रहा। उदाहरण के लिए 1939 में पेरिस में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने चंद्रशेखर से माफ़ी मांगी। इस पर चंद्रशेखर ने उनसे पूछा कि क्या उनका मत बदल चुका है। एडिंगटन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, मैं अभी भी उसी पोजीशन पे हूँ। इस पर चंद्रशेखर ने उनसे पूछा कि फिर आप माफ़ी किस बात के लिए मांग रहे हैं, और वहाँ से चले गए। विज्ञान के इतिहासकार आर्थर मिलर के अनुसार एडिंगटन के इस व्यवहार के पीछे उनकी पर्सनल जिंदगी के कुछ मसले हो सकते हैं। कथित तौर पर एडिंगटन समलैंगिक थे और तब के समाज में अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए उन्होंने इस बात को छिपाए रखा। आर्थर मिलर के अनुसार एडिंगटन का ये व्यवहार इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते हुआ हो सकता है, संभावना है। फिर इस पूरी स्टोरी का एक रेशियल एंगल भी है। चंद्रशेखर ने अपनी राइटिंग्स में वैज्ञानिक कम्युनिटी के इस व्यवहार को रंग भेद से जोड़कर भी देखा। खैर, एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में इस अपमान के चलते चंद्रशेखर ने यह फील्ड छोड़ दिया और वह अमेरिका में शिकागो में जाकर बस गए। 1983 में अपनी इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 में ही उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी और 1995 में अपनी मृत्यु तक वो वहीं बने रहे। आज की तारीख में इतना ही। तारीख की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथ ही कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉप और पसंद करते रहिए तारीख को। थैंक यू।